सैयद अहमद खान के बारे में जो कल हमने कॉन्टेक्स्ट बताया था कि जब उनका विचार आ रहा था सर सैयद अहमद खान जब अपने विचार दे रहे थे तो उसमें दो प्रकार के जो मेजर स्कूल थे उसमें पहले थे वहाबी और दूसरे थे देवबंदी। देवबंदी स्कूल आज भी है सहारनपुर में। तो अहमद खान ने पहला तरीका जो अपनाया था कि उन्होंने कहा कि इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट द नेशनलिज्म, इस्लाम राष्ट्रवादी विचार के विरोध में नहीं है। अच्छा, वहाबी देवबंदी स्कूल में मूल मान्यता तो लगभग एक जैसी थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो इन्होंने कहा था कि वहाबी मानते थे कि पहले इंडिया दारुल इस्लाम था एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इट बिकेम दारुल हर्ब। इस्लाम में दो मान्यताएं होती हैं, एक है दारुल इस्लाम, इस्लाम का लिटरली मतलब है लैंड ऑफ पीस। तो इस्लाम के लोग मानते थे, वहाबी स्कूल मानता था कि ब्रिटिश शासन आने के बाद इंडिया हो गया दारुल हर्ब। पहले क्या था? दारुल इस्लाम। यानी पहले ये इस्लाम की भूमि थी, लैंड ऑफ पीस था, और अभी ये दारुल हर्ब बन गया। इसका मतलब है दारुल हर्ब क्यों बन गया? क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, ये मूलतः है ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी। ये ईसाइयत है, ये क्रिश्चियनिटी है। ये बहावी स्कूल की मान्यता थी। हम आपको याद दिला दें कि बहावी स्कूल को या कोई भी स्कूल था उसको सारे समुदाय के लोग मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये बात सही थी कि बहावी स्कूल का नेशनलिज्म और ब्रिटिश विरोध एक साथ आ गया था। बिकॉज बहावी स्कूल बिलीव इन नेशनलिस्ट थॉट, ये राष्ट्रवादी विचार में विश्वास करते थे। इनका जो राष्ट्रवादी विचार था, ये कहा करते थे ब्रिटिशर्स का विरोध क्यों होना चाहिए, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। उनका राष्ट्रवादी विचार धर्म के साथ जुड़ गया था। अब क्या राष्ट्रवाद को धर्म के साथ जोड़ना अपने आप में ठीक था, गलत था? दैट वॉज ए डिबेटेबल क्वेश्चन। इसलिए कई बार कहा भी जाता है, जब आप देखें गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ा था, तो खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑल्सो रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स का आक्रमण किस पे था? टर्की पे। और जो टर्की का शासक होता था वो माना जाता था कि पूरे अरब दुनिया का खलीफा था। तो खिलाफत मूवमेंट इसी बात से आया कि विरोध किया जाए। खिलाफत का मतलब नॉन कोऑपरेशन, अपोजिशन, विरोध। तो इस बात पे लोगों ने आलोचना की कि वाई वी आर मिक्सिंग विद रिलीजन विद पॉलिटिक्स। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये आलोचना एक्सट्रीमिस्ट पे भी लगती थी। इसलिए अगर आप देखेंगे धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण तो धीरे धीरे पहले से चलता रहा है। और वहाबी या देवबंदी जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इस्लाम का, वो ये मानता है कि इस्लाम में हर चीज धर्म के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। राजनीति पहले नहीं आती, अर्थव्यवस्था पहले नहीं आती, पूरा जीवन धर्म नियंत्रित होना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, हर धर्म शायद पहले यही मानता था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा मॉडरेशन कर लिया। अब देखें क्रिश्चियनिटी में सेकुलरिज्म का विचार तो लड़ाई के परिणाम स्वरूप आया। अब देखेंगे वाई यूरोप बिकेम मोर डेवलप, वाई यूरोप बिकेम मोर साइंटिफिक, बिकॉज दे हैव अपोज द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ बड़ा ही संघर्ष किया। अदरवाइज आप देखेंगे जो वैज्ञानिक क्रांति हुई उसमें कितने लोगों को मरना पड़ा, ब्रूनो को जिंदा जलाया गया, बस ये कहने कारण कि जो वैज्ञानिक बातें कही जा रही हैं वो धर्म से टकरा रही हैं।
तो अगर हम परंपरागत रूप में देखेंगे तो ऑर्थोडॉक्स जो धर्म की व्याख्या थी वो लोग मानते थे कि धर्म से ही सब चीज संचालित होनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी, समाज भी, इकोनॉमी भी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ शुड बी रेगुलेटेड एंड गवर्न बाय द रिलीजन। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें बहावी और देवबंदी में फर्क क्या था? बहावी और देवबंदी एक ही मान्यता को स्वीकार करते थे, बस एक टेक्निकल फर्क था। क्योंकि ये भी कहा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिश्चियनिटी है, इसका मतलब है शिक्षा किसकी ली जाए? उर्दू की। अरबी शिक्षा होनी चाहिए, उर्दू शिक्षा होनी चाहिए, दैट इज असम्पशन ऑफ बहावी स्कूल। जब आप अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करेंगे तो फिर शिक्षा आपके पास उर्दू बचेगी, अरबिक बचेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप अहमद खान के विचार देखिए, इसको कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। तो कल हमने बताया था, अहमद खान ने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विथ द क्रिश्चियनिटी। अंग्रेजी शिक्षा अलग मामला है, ईसाइयत अलग मामला है, दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरा, देवबंदी स्कूल क्या करते थे? वो ऐसा नहीं मानते थे कि ईसाइयत इज इक्वल टू क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्रिश्चियनिटी। ऐसा वो नहीं मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएगा तो हमारे यहाँ ईसाइयत आ जाएगी, ऐसी उनकी धारणा नहीं थी। लेकिन उनका भी एक विचार था कि हमें अपने कल्चर और भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करते थे, उर्दू की बात करते थे, अरबिक की बात करते थे। तो दोनों के परिणाम एक ही आए कि मुस्लिम ब्रिटिश शासन के साथ नहीं जुड़ पाए। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम्स लगातार 1857 के बाद सामाजिक आर्थिक रूप में मुसलमान लगातार पीछे हटते चले गए और हिंदुओं ने ब्रिटिश शासन का बड़ा फायदा उठाया, सिविल सेवा में, ब्यूरोक्रेसी में। मोर नंबर्स ऑफ हिंदूज वर देयर इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स। कारण क्या था? ये विचार। सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ा उसका कारण था। अच्छा, जो उसमें इलीट क्लास होता था उन पे तो विचार चलता नहीं था, दे वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने तो कभी विचार नहीं माना। और आप देखेंगे कि तैयब जी, बरदुद्दीन तैयब जी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बरदुद्दीन तैयब जी ने तो विचार नहीं माना। तो जो इलीट क्लास का, इसलिए हर समाज में भी विभाजन हो गया। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन मासेस पे इनका फर्क हुआ। तो मासेस इनका फर्क क्या हुआ? तो मुस्लिम सोसाइटी बिकेम मार्जिनलाइज, और वो पिछड़ापन आपको आज भी दिखेगा। इवेंदर इज हिस्टोरिकल। वैसे ब्रिटिश शासन का प्रभाव अलग अलग राज्य वाइज अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म अलग अलग तरीके से है, तो ब्रिटिश शासन ने समाज को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट भी किया। जैसे वेस्ट बंगाल का लैंड सिस्टम अलग था। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स बिकेम मार्जिनलाइज क्योंकि जमींदारों बड़ी संख्या में थे, तो जो वहाँ का लैंड सेटलमेंट था वो जमींदारों के फेवर नहीं था। यूनाइटेड प्रोविंस, जो यूपी के नाम से जाना जाता है, वहाँ लैंड सेटलमेंट ऐसा आया कि जमींदारों को बड़ा फायदा हुआ। यूपी में जमींदारों की जमींदारी नहीं गई बिकॉज ऑफ ब्रिटिश प्रोविजन ऑफ लैंड सेटलमेंट। ब्रिटेन का, इसीलिए आप देखते हैं अलग अलग, कहीं रैयतवाड़ी आया, कहीं बंद, क्या 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 सिस्टम आया था। इसका सीधा सा मतलब था, इस लैंड सिस्टम का सीधा सोशल इम्पैक्ट था, पॉलिटिकल इम्पैक्ट था। इसलिए पूरे भारत में मुस्लिम की कंडीशन एक जैसी नहीं थी। और ये आप हैरान हो जाएंगे कि अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो किसी राज्य में, जैसे असम में मुस्लिम की संख्या, जब अंग्रेज आए तब मैं बात कर रहा हूँ, उस समय असम में मुस्लिम की संख्या इट वॉज हाईएस्ट अराउंड 20%, बाकी जगह 6%, कहीं 7%, कहीं 8%। तो सवाल है, इसके आधार पे अलग राष्ट्र बन गया है? ये बात तो हैरान कर देने वाली है। अगर इसी के आधार पे अलग राष्ट्र बन गया, तो इसलिए कहा भी जाता है टू नेशन थ्योरी वाज नॉट लॉजिकल एट एनी पॉइंट। और आज भी पाकिस्तान उसकी कीमत चुका रहा है, वो बात हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बता देंगे, लेकिन वो प्रभाव भारत पे भी लगातार पड़ रहा है। यानी, और यही बात तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि भाई ठीक है, माइनॉरिटीज को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम भी माइनॉरिटीज हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने बल्कि बार बार ये बात उठाई थी। उनका ब्रिटिश शासन इज टू मच अपेजिंग द मुस्लिम्स।
वो मुसलमानों को ज़्यादा खुश करने का प्रयास कर रही है, और ब्रिटिश शासन को देखिए अपने साम्राज्य से मतलब था, नहीं हिंदू से मतलब था, न मुसलमान से मतलब था। वो समय समय पर अपने कार्ड खेलती रहती थी। लेकिन इन दोनों स्कूल के बीच में जो बेसिक फर्क था, ये माना करते थे कि नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिश्चियनिटी तो नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिश्चियनिटी नहीं है, लेकिन ये कहा करते थे, ये भी कहा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। इनके थोड़े सॉफ्ट थे, ये ईसाइयत नहीं है। देवबंदी स्कूल ऐसा मानते थे, लेकिन इनका भी कहना था कि वी शुड नेवर फॉलो द इंग्लिश एजुकेशन, और अंग्रेजों के साथ बैठना जुड़ना। अच्छा, अंग्रेज तो वैसे भी सारा बुरा पीते ही थे दोस्तों, कपड़े उपड़े पहनावे थोड़े के अलग होते ही थे। ये तो आज भी अपने आप में संघर्ष का विषय होता है। इस वजह से इन्होंने भी कहा कि वी शुड बिलीव इन उर्दू एजुकेशन। उर्दू भाषा की बात की, अरबिक की बात की, फारसी की बात की, लेकिन इंग्लिश से दूर रहने की सलाह दी। तो दोनों का परिणाम एक हुआ, भले ही दोनों में टेक्निकल डिफरेंस था। अब कल जो बात हमने आपको बताई थी, उस संदर्भ में अगर आप इस बात को कंपेयर करके लिखें, तब इंटरेस्टिंग पार्ट इसका बनेगा। तो क्या लिखा था आपने? स्थानीय भाषा के बजाय किसका समर्थन किया? अंग्रेजी शिक्षा का। तो आप देखेंगे दोनों का परिणाम तो एक ही हो गया। बस हमने फिर कहा बस एक फर्क था, देवबंद ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश शासन के आने के बाद से दारुल हर्ब नहीं हुआ है, इंडिया इज स्टिल दारुल इस्लाम। और आज आप देखेंगे अभी भी दुनिया में बड़ा संघर्ष होता है। जैसे आप देखेंगे वाई तालिबानीज आर अपोजिंग अमेरिकन, दिस इज द फिलोसफी। अगर तालिबानी अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, तालिबानी क्या कहते हैं? अमेरिकन के आने से ये जमीन हमारी अपवित्र हो गई, इससे क्रिश्चियंस यहां से भागे। ये अमेरिकन नहीं है, दे आर क्रिश्चियंस। दैट इज अ फिलोसफी ऑफ तालिबान। तो जब आप आईएसआई की फिलोसफी कहेंगे, अलकायदा, जो कि अलकायदा ना आईएसआई, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द टर्म मुस्लिम्स। अब मान लीजिए कोई, अब हमारे यहाँ बजरंग दल है, तो यहाँ कौन बजरंग दल का मेंबर है? कोई नहीं होगा। तो सवाल यह कि बजरंग दल कोई बात कहे, उसका मतलब ये थोड़े को पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही आईएसआईएस और जो लोग भी, और आप आपको बता दें, और आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल है, रिलीजियस नहीं है। वो हम आईआर में आपको बता देंगे। लेकिन आईएसआईएस, अलकायदा, ये यही बात कहते हैं कि दे आर फाइटिंग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है, इस्लाम खतरे में है। और इस्लाम खतरे में है यही कह के पाकिस्तान बना, इस्लाम खतरे में है यही कह के पाकिस्तानी सेना भेजी गई, पाकिस्तानी मुजाहिदीन भेजे गए अफगानिस्तान में। इस्लाम कब तक खतरे में होगा ये पता नहीं है, और इस्लाम खतरे में है, किसी का व्यवसाय और किसी की पॉलिटिक्स खतरे में है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट। कभी कभी हिंदुज्म खतरे में हो जाता है, कभी इस्लाम खतरे में हो जाता है, तो सुविधा के हिसाब से खतरा पैदा किया जाता है, और यही पॉलिटिक्स है। तो प्रॉब्लम इज नॉट विथ रिलीजन, प्रॉब्लम इज विथ पीपल हु वांट टू attain social economic goal by utilizing the religious means। तो प्रॉब्लम तो वहां पे आती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, तब अहमद खान का विचार आपको दिखेगा, पूरा मुस्लिम थॉट इधर था, और वो नदी के विरोध में तैर रहे थे। इवन स्विमिंग अगेंस्ट द करंट इज मोस्ट डिफिकल्ट इन लाइफ। भाई प्रवाह के खिलाफ तैरने का मतलब है समाज की मान्यताएं, समाज की परंपराएं, उनके ऊपर इतने आरोप लगे कि वो तो ईसाई है। उनके ऊपर आरोप लगा कि ये ईसाई है, ईसाइयों का एजेंट है, ये छुपा हुआ ईसाई है, वो इस्लाम का विरोधी है, इसने बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। भाई मैं इस्लाम को मानता हूँ, ही वांट टू प्रोजेक्ट दैट ही इज नॉट अन इस्लामिक। और उन्होंने इसीलिए ये बात कही, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था उस समय। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, तो लिख लीजिए इसी बात को। अगला पॉइंट, हेडिंग तो वही रहेगी, हमने एक ही लाइन तो उसने बताया था क्या? हाँ। मुस्लिम समाज के राजा राम मोहन राय। तो अपने आप में हेडिंग से ही कितने बड़ा मैसेज जाता है कि हम बताना क्या चाहते हैं। अगला पॉइंट, उन्होंने
उन्होंने बहाबियों और देवबंदियों और देवबंदियों की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन ईसाइयत का प्रभाव है। इन्होंने बहाबियों और देवबंदियों की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन ईसाइयत का प्रभाव है, यानी ब्रिटिश शासन ईसाइयत को बढ़ाने वाला है। Even he said that British government has nothing to do with Christianity. ब्रिटिश शासन अलग है और क्रिश्चियनिटी अलग है, और इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। English education has nothing to do with Christianity. अंग्रेजी शिक्षा का ईसाइयत से कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का ईसाइयत से कोई संबंध नहीं है। और एक बात आप याद रखिए, जीवन को देखने के दो तरीके होते हैं। इसका मतलब है, एक तो आप देखें वैज्ञानिक दृष्टि से और एक धार्मिक दृष्टि से। तो धार्मिक दृष्टि से भाई धर्म का मामला क्या है? ईश्वर और व्यक्ति के बीच का मामला, ये रिलीजन का मामला है। लेकिन सवाल है इकोनॉमी का मामला, समाज का, नौकरी का, इसको आप धर्म के हिसाब से मत देखिए। अब जैसे कई बार लोग इस्लाम की जो गलत व्याख्या कर लेते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज अ पैराडॉक्स बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम। कई लोग तो यहाँ तक कह लेते हैं कि लोकतंत्र इस्लाम के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। और उनसे पूछा था, भाई कारण बताओ। इसलिए तालिबानी आर अपोजिंग डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। आपको बता दें, विचार कभी खत्म नहीं होता, वो विचार अलग अलग रहता है, भले कुछ बहुमत का विचार बन जाए, कभी अल्पमत का विचार बन जाए। तो तालिबानियों से ने कहा कि भाई देखो, डेमोक्रेसी और इस्लाम एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम मानता है कि अल्लाह ये सुप्रीम, और डेमोक्रेसी मानती है कि पीपल आर सुप्रीम। अब आप अगर देखेंगे, इसका मतलब इस्लाम और अगर तालिबानियों की बात मान ली जाए, इस्लाम और लोकतंत्र का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। टर्की में कमाल पाशा है। कमाल पाशा ने पहली बार एक सेकुलर गवर्नमेंट टर्की में स्थापित किया, एंड टर्की में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम। इंडोनेशिया में लोकतंत्र है, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम। इसलिए धर्म का लोकतंत्र के साथ विरोध नहीं है। अब अलग अलग कोई भी, भाई धर्म तो ऐसी व्याख्या है जो कोई भी कर दे, कैसे भी कर दे। इस्लाम का न तो राष्ट्रवाद के साथ विरोध है, न तो इस्लाम का धर्म के साथ, लोकतंत्र के साथ विरोध है। और इस्लाम का तो विचार आप देखेंगे समाजवादी के निकट तो पहले से ही रहा है। तो अहमद खान ने यही बात आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अहमद खान ने ओरिएंटेशन चेंज करने का प्रयास किया कि दुनियादारी के मामलों को अब धर्म के नजरिए से मत देखिए। धर्म को वहां तक सीमित करिए जहां आप मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। निजी जीवन तक सीमित रखिए। शिक्षा में, अर्थ में, व्यवसाय में धर्म को मत लाइए। क्या इसी बात को सेकुलर थॉट नहीं कहा जाता? अगर हमारा नजरिया जिस दिन वैज्ञानिक हो जाएगा, हम दुनिया की व्याख्या जिस दिन वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो आवर थॉट इज सेकुलर। यानी अहमद खान के विचार स्पष्ट तौर पर सेकुलरिज्म तरफ बढ़ते हैं। जो भी वैज्ञानिक दृष्टि रखेगा, जो वैज्ञानिक विचार रखेगा, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे सर में दर्द हो गया, तो मैंने किसी से पूछा, भाई सर में दर्द है, नजर लग गई होगी। वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है? वैज्ञानिक है। तो अहमद खान ने नजरिया ही बदल दिया। हिज थॉट इज वेरी मच साइंटिफिक। उन्होंने जीवन को देखने का तरीका कैसे अपनाया? वैज्ञानिक। इसका प्रमाण है
जब अंग्रेजी शिक्षा ली जाएगी तो अंग्रेजी ग्रंथ पढ़े जाएंगे, और अंग्रेजी के, आप एक बात देखिए, ये तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरोप से जो बात आई, जहां से जो अच्छी बात आई हमें मानना चाहिए। यूरोप ने पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडिया से नहीं आया। वैसे इंडियन लोग कहते ना हमने शून्य का आविष्कार, हमने क्या क्या किया, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी है नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आधुनिक जीवन के चिंतन तो अंग्रेज लाए, या कम से कम पश्चिमी दुनिया से ही, और उनका सारा का लिटरेचर इंग्लिश में था। इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो हॉब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो थॉट सेकुलर होगा। अच्छा, ये झगड़ा आज तक चलता रहा है। अभी अब कई बार जो इस्लामी दुनिया के लोग हैं वो कहते हैं अंग्रेज हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो खत्म हो गए, ये पतित हो गए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कौन पतित हो रहा है, हु इज डिक्लाइनिंग? जो दुनिया का सबसे संपन्न भाग है उसे हम कहते हैं दे आर डिक्लाइनिंग। क्यों? अच्छा, इस्लामी दुनिया में आज भी इसका बड़ा रिएक्शन होता है उनका, अंग्रेज देखो हमारे बीच पे कैसे आते हैं, भगाओ इनको, कैसे क्या कपड़े पहनते नहीं है। जर्मनी में आज भी एक पार्क है जहां लोग बिना कपड़े पहन लेटे रहते हैं, अकेले ही। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं आपको। मतलब ये किसी को देख के हैरानी की बात होगी। मतलब वहां पे ऐसा नहीं, कोई अश्लीलता नहीं है, लेकिन कोई कपड़ा नहीं पहना है और किसी से किसी का मतलब नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा लोग सोचते तो लोग लठ लेके दौड़ाने लोगों को, ये क्या तरीका है? और वहां तो इस वजह से इस्लामी दुनिया में आज भी इनका विरोध होता है कि यार ये तो सब, अब वो कहते हैं भाई हमारी मर्जी, आजाद ख्याल लोग हैं वो। अच्छा, कई बार ऐसे गोवा में हमारे यहाँ जो हिंदू संगठन थे, उन्होंने कहा ये जो अंग्रेज आते हैं हमारी कल्चर को बिगाड़ते हैं, उनका यार तुम बीच पे जाते क्यों है दुखने, घर में रहो। तो ये डिबेट आज तक चलता रहा है, विचार खत्म नहीं होता कभी। इसलिए इंडोनेशिया में ISIS और अलकायदा ने, उस समय तो अलकायदा था, बम ब्लास्ट किया था, 300 विदेशी मारे गए थे। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, जब अलकायदा से पूछा गया क्यों मारा, उनका यह कि हमारे यहाँ बकवास पैदा कर रहे हैं, हमारी कल्चर खराब कर रहे हैं। और ये बड़ा डिबेट का पॉइंट है। ये बात 200 साल पहले जो अहमद खान ने कह दिया, उसी वही बात आज भी घूम फिर के लौट रही है। संघर्ष उसी मुद्दे पे है। तो अहमद खान का विचार कैसा था? अब देखिए, इंग्लिश एजुकेशन का परिणाम क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन का परिणाम क्या हुआ? पहला इशू वैज्ञानिक चिंतन। तो पहला पॉइंट है साइंटिफिक आउटलुक। इसका सीधा परिणाम आ गया वैज्ञानिक चिंतन। तो पहला पॉइंट है अहमद खान का विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित था। हिज आउटलुक वाज साइंटिफिक। उनका विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित था। अहमद खान का विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित था और उन्होंने इस्लाम की वैज्ञानिक और प्रगतिशील व्याख्या करने पर बल दिया। या उन्होंने कुरान की वैज्ञानिक और प्रगतिशील, साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, कुरान की शरीयत की वैज्ञानिक और प्रगतिशील व्याख्या करने पर बल दिया। He emphasized over scientific and progressive interpretation of कुरान एंड शरीयत। बात तो सुनने में बड़ी अजीब सी लग सकती है यार, धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या,
धार्मिक ग्रंथों की वैज्ञानिक व्याख्या, ये क्या मतलब क्या है? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका सीधा सा मतलब है धर्म में हर चीज अतार्किक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और शायद जिस समय वो धर्म बनाया गया होगा उस समय के लिए वही रीजन रहा होगा, तर्क रहा होगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि बुर्के की प्रथा इस्लामी दुनिया में इसलिए आई पश्चिम एशिया से कि वहां बड़ी धूल चलती थी, मरुस्थल था, तो धूल से बचने के लोग ऐसे कपड़ों का प्रयोग करते थे। लेकिन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन क्या है? विशुद्ध ठंडी में से पहनना, विचार करना चाहिए। भाई जहां से आया वहां का मौसम अलग था। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दैट इज वेरी कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। दुनिया कोई भी धर्म होगा जिस समय बना होगा उसमें कहीं न कहीं साइंटिफिक एलिमेंट था, लेकिन समाज बदला, देश बदला, प्रकृति बदली, हम उसको नहीं समझ पाए। और इसलिए उन्होंने क्या कहा? प्रगतिशील व्याख्या होनी चाहिए। प्रगतिशील का मतलब क्या है? अब कोई धर्म ये कहे पुरुष और महिला अलग अलग है, हम मान लेंगे। कोई धर्म ये कहे महिला तो केवल पुरुष की सेवा करने के लिए बनी है, ये धर्म की पुरातन व्याख्या या प्रगतिशील व्याख्या है? ध्यान में रखिए बात। साइंटिफिक, जो रीजन को सूट करे। अब कोई धर्म ये कहे कि ना भाई कोई पैदाइशी आधार पे बहुत महान बन जाता है, कोई पैदाइशी आधार पे निम्न बन जाता है, वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। धर्म समाज के लिए है कि नहीं है? धर्म इसलिए बना समाज व्यवस्थित रहे, समाज संतुलित रहे। धार्मिक तरीके से न्याय स्थापित करने का दूसरा नाम है इट्स मॉरलिटी, इट्स रिलीजन। तो जिस समय बना होगा उसका एक बड़ा सामाजिक उपयोगिता थी, लेकिन कालक्रम में इसको हम प्रगतिशील व्याख्या नहीं कर पाए। और हैरानी की बात है, अगर कुरान की शरीयत की प्रगतिशील व्याख्या होगी तो महिला और पुरुष के बीच में विषमता संभव नहीं होगा। बहुपत्नी प्रथा को स्वीकार करना ये प्रगतिशील तो नहीं लगता। किसी भी, हाँ भाई आपका जीवन में 2-4 विवाह करने का मन है वो अलग है, समय समय पर करिए, वो आजादी है आपकी। अभी किसी विवाह करिए, 2 साल बाद किसी और से, 3 साल बाद किसी और से, वो तो रास्ता अलग है। उसका विरोध हमने कर रहे हैं ना, हमारा संविधान करता है। लेकिन एक ही साथ 3-3, 4-4 पत्नी रखना, ये पत्नी है कोई नौकर होकर है? दैट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन। और कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, काश ऐसा मौका मिलता। लेकिन याद रखिए बात सीधी सी है, दैट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। अब आप बताइए ये प्रगतिशील व्याख्या है या रूढ़िवादी व्याख्या है? अब सवाल ये है, अब सवाल जब यही आता है कि धर्म की प्रगतिशील व्याख्या कौन करेगा, कैसे करेगा, ये पूरा एकदम पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। आखिर में कौन करेगा, तो विवाद का विषय तो उठता है। लेकिन इसका मतलब है समय समय पे चीजों को आप चेंज करिए। और इतनी एक झटके में जरा सोचिए, ये 2 शब्द नहीं है, पूरी रूढ़ियों, पुरातन मान्यताओं, परंपराओं के खिलाफ क्रांति जैसा विचार था। अब बताइए जिसकी उपयोगिता आज है या नहीं है, इक्वली रिलेवेंट। और उन्होंने कहा, अगली बात उन्होंने क्या कही, अगला कहा, उन्होंने कहा कि कुरान के साथ, कुरान और शरीयत के साथ कुरान और शरीयत के साथ परंपराओं और रूढ़ियों को अलग करने की आवश्यकता है। ट्रेडिशंस, कंजर्वेटिव थॉट और डिफरेंट फ्रॉम कुरान एंड शरीयत। कुरान और शरीयत को परंपराओं से अलग करने की आवश्यकता है। परंपराओं, कुरीतियां, प्रिजुडिसेस, ट्रेडिशंस, ऑर्थोडॉक्सीज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द कुरान। और उन्होंने इस प्रवृत्ति पे हमला किया था। उन्होंने कहा अब जब देखो कोई भी मौलवी फतवा जारी कर देता है कि गली गली मोहल्ले में मौलवी जो आ गए हैं, न तो इस्लाम के बारे में जानते हैं न कुरान के बारे में जानते हैं, और फतवा जारी कर देते हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति बहुत नाराजगी जताई। और उन्होंने कहा कि और द बेस्ट एग्जाम्पल, आप याद रखिए, मुझे लगता है कि इस भारत में 2 इतने महान व्यक्ति पैदा हुए,
जिनका जितना महत्व था उन्हें कभी उतना श्रेय मिला नहीं। उसमें दो लोगों को मैं नाम दूंगा, मदन मोहन वाल्मीकि और दूसरा अहमद खान। एक यूनिवर्सिटी बना देना, मुझे लगता है इससे बड़ा काम इस समाज के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जो मेरा हॉस्पिटल बना देना, यूनिवर्सिटी बना देना, इसे भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाना सबसे आसान काम है, बिजनेस चलाना बहुत आसान काम है। लेकिन सच पूछिए, जिसने यूनिवर्सिटी बना दी, उससे बड़ा सामाजिक कार्य तो किसी ने किया ही नहीं। तो क्या इनको इतना कंट्रीब्यूशन मिल पाया, इतना श्रेय मिला? कभी नहीं मिला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज मतलब अहमद खान का पूरा विचार देखना हो तो एक बार आप एएमयू को देख लीजिए। और अहमद खान उन्होंने कहा भी इस्लाम के साथ वैज्ञानिक शिक्षा चलेगी। इसलिए अहमद खान की बात होती तो शायद मदरसे इस तरीके से नहीं चल पाते। उन्होंने क्या कहा, इस्लाम के साथ वैज्ञानिक शिक्षा। तो अगला पॉइंट, अलीगढ़ जो पहले माना जाता था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी। He founded the Mohammedan Anglo-Oriental College, which is now known as Aligarh Muslim University. 1920 के बाद इसका नाम अंग्रेजों ने बदल दिया। जो जो वैज्ञानिक शिक्षा और इस्लाम के बीच सामंजस्य का केंद्र बन गया, which synthesizes the scientific education with Islam, जो इस्लाम और वैज्ञानिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया, which combines scientific education with Islam. साइंटिफिक एजुकेशन विद इस्लाम। और ये भी ध्यान देने की बात है, उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई ही थी। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी जिसका काम इंग्लिश ग्रंथ को उर्दू में अनुवाद करना था। बड़े ध्यान देने की बात है, धार्मिक समाज बनाया था साइंटिफिक साइंटिफिक जब साइंटिफिक सोसाइटी होगी तो समाज को आगे बढ़ाया जाएगा, समाज की भलाई के लिए काम किया जाएगा। उन्हें छोटे मोटे कई स्कूल बनाए थे, वे ही सेट वेरियस स्कूल, लेकिन जो सबसे बड़ा उनकी जो उनके वैज्ञानिक देन थी वो था एएमयू, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा। और ये बात अपने आप में ध्यान में रखिए, पूरी दुनिया में विकसित देशों को छोड़ दीजिए, अमेरिका यूरोप तो अलग श्रेणी में है, जहां पर अमेरिका यूरोप वगैरह में सब चल ही रहा है आजकल। तो इस्लामी दुनिया भाई हर धर्मावलंबी हर जगह है। आज तो इस्लाम का वैज्ञानिक शिक्षा के साथ सरोकार हर जगह हो गया है। भारत में तो इसका सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन जहां जहां ये नहीं हो पाया है उसका नाम, वहां पे अब देखिए प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया त्रस्त है, सीरिया, पश्चिम एशिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए समय के साथ चीजों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा कि ही वॉज मतलब वो राजा राम मोहन राय। क्यों मैंने कहा, क्योंकि एक एक सामाजिक व्यवस्था को सुधारा। बात ध्यान रखिए, ही वॉज नॉट एक्टिव फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राजनीति से उनका मतलब ही नहीं था। वो समाज, बाद में राजनीति की बात उन्होंने की, अभी सेकंड फेज पर आएंगे। बाद में उन्होंने राजनीति की बात की, पहले तो समाज को बिल्कुल आगे ले जाना चाहते थे। अब बताइए, सच पूछिए, जितना योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का दलितों के लिए था, उससे ज्यादा योगदान अहमद खान का मुस्लिम समाज के लिए था। अब बताइए, क्या इन्होंने राष्ट्र का निर्माण नहीं किया? इससे बड़ा तो राष्ट्र का निर्माण, इससे बड़ा तो कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो राष्ट्र में लोगों के उत्थान की बात करे। यहां तक उन्होंने कहा, अगला पॉइंट,
अहमद खान का मूल बल सामाजिक सुधार पर था. He was emphasizing over social reform. अहमद खान का मूल बल सामाजिक सुधार पर था और उन्होंने एंग्लो मोहम्मदन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की भी स्थापना की. He also founded एंग्लो मोहम्मदन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन. उन्होंने एंग्लो मोहम्मदन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की स्थापना की. और इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हाट वाज दिस पर्पस ऑफ एसोसिएशन, व्हाट वाज द बेसिक टास्क ऑफ दिस एंग्लो मोहम्मदन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन. क्योंकि उस समय सिविल सेवा का एग्जाम होता था लंदन में, और जिन मुसलमानों के पास, जिन मुस्लिम समाज के पास पैसा नहीं होता था कि लंदन जाके एग्जाम दे, उनके लिए फंड इकट्ठा करने का काम ये एसोसिएशन करता था. उनको फंड देता था कि अब लंदन में जाके एग्जाम दीजिए. देखिए, चूंकि मुस्लिम समाज के लोग अंग्रेजी शिक्षा से दूर भाग रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे. इसके बावजूद, क्योंकि तर्क और प्रगति की बातें लोगों को कम समझ में आती है, भावना से आदमी ज्यादा संचालित होता है, तो मौलवियों का प्रभाव ज्यादा था उनके बजाय, सामाजिक प्रभाव तो उन्हीं का ज्यादा था. इसलिए उन्होंने एसोसिएशन की स्थापना की और सारे मुस्लिम्स को लंदन भेजने का प्रयास किया. इसके बावजूद भी जो मुस्लिम्स वेर अनेबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उन्होंने तो ये तक कहा अंग्रेजी सरकार से कि मुसलमानों को नॉमिनेट किया जाए सिविल सेवा में, क्योंकि एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं. और आप देखेंगे ये है उनका सोशल रिफॉर्म. तो आप उनको हर जगह लगा लीजिए, जितनी आज की डेट में डिबेट है, 3 तलाक से लेके बहुपत्नी प्रथा तक लेके, हर चीज का जवाब उनके पास है कि दिस इज नॉट इसेंस ऑफ ए रिलीजन. बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उच्चतम न्यायालय ने धर्म की व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग की है. उन्होंने कहा व्हाट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन एंड व्हाट इज नॉन इसेंशियल. इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आप प्रार्थना करिए, उपासना करिए, ईश्वर के पास जाइए. शादी विवाह, अब कहीं की बलि करना, पशु बलि करना, दिस इज नॉट ए इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन. और हमारे यहाँ आज नॉन इसेंशियल ही इसेंशियल बन गया है. यही समस्या की मूल जड़ है. लेकिन चूंकि धर्म फेथ का मामला है, इसलिए दूसरे समुदाय का व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता. उस समुदाय के व्यक्ति में कोई साहस ही नहीं कर रहा आगे आने का. इसलिए ये उनका योगदान था. यानी अंग्रेजी शासन के समय वो सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, नहीं कर ये वजह सोशल रिफॉर्मर. और यकीन मानिए, हमें तो मुस्लिम समाज का नेता तो माना गया मोहम्मद अली जिन्ना को. मोहम्मद अली जिन्ना का कंट्रीब्यूशन मुस्लिम समाज के लिए ज्यादा है या अहमद खान का. लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया. इतिहास ने मोहम्मद अली जिन्ना को याद रखा कि जिन्ना ने मुस्लिम समाज के लिए कर दिया कायदे आजम. कायदे आजम बेकायदे आजम थे, वो कायदे आजम नहीं थे. इसलिए अब जब उनकी पॉलिटिक्स की बात आ जाए, इसी में जब हमने 3 पॉइंट बता दिया तो बाकी सब चीजें उसी में आप लिख सकते हैं कि जो भी आज समस्या हमने बस सामाजिक रूढ़ियों और इस्लाम को अलग किया जाए, इसमें सारी बात इन्वॉल्व हो जाती है. सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है. और संयोग की बात है, 200 साल बाद उसी बात पे हम डिबेट कर रहे हैं. ये हैरानी हुई की बात है, 200 साल बाद भी हम उसी बात पे लगे हुए हैं. इसका मतलब समाज को अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सका. अगला हेडिंग, हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके विचार. अगला हेडिंग है अहमद खान आइडिया ओवर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके विचार. देखिए, उनके 2 एलिमेंट भी है. जो 2 एलिमेंट ये है कि एक तो हिंदू मुस्लिम एकता पे है और दूसरा उनका पॉलिटिक्स पे मामला है. तो जब वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे फ्रेज इसके लिए दिए. उन्होंने कहा कि
अब उन्होंने बड़े फ्रेज इसके लिए दिए कि हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा कि हमारी, देखिए उन्होंने कहा कि हिंदू इस जमीन पे थोड़ा पहले आ गए और मुसलमान इस जमीन पे बाद में आए। दिस लैंड बिलोंग इक्वली टू ईच एंड एवरीवन। अच्छा, इतिहास में कई लोग बताते भी हैं कि जो यहाँ पे हिंदू जो लोग आए वो पश्चिम एशिया से माइग्रेट करके आए थे। अब इतिहासकार ऐसा मानते हैं, वो कितना प्रमाणित है कितना प्रमाणित नहीं है एक अलग विषय है। इसलिए इसी बात को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि दिस लैंड बिलोंग टू ऑल, ये जमीन किसके लिए है? सभी के लिए, क्योंकि हिंदू कुछ समय पहले आए, मुस्लिम कुछ समय बाद आ गए। तो दिस लैंड इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। दूसरी बात, उनका एक ही गंगा जमुना का हम पानी पीते हैं। उनका वी आर ब्रीथिंग द सेम एयर, वी आर गेटिंग द सेम वाटर एंड फ्रॉम द सेम रिवर। एक ही गंगा जमुना का पानी पीते हैं, एक ही हवा लेते हैं, तो फिर एक ही हुए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वैसे अंग्रेजों को खुश करने के लिए उन्होंने इतना तक कह दिया था कि इस्लाम इज मोर क्लोजर टू क्रिश्चियनिटी देन हिंदुइज्म। ये बात तो सही भी दिखती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान को एक बड़ा अच्छा उन्होंने उपमा दी थी। हिंदू मुस्लिम कैसी है? अ टू ब्यूटीफुल आईज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड। एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। उनके हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, टू आईज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड। ये एक सुंदर महिला की दो आंखें हैं। हाँ, सुंदर दुल्हन, महिला नहीं, सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। और याद रखिए, अगर एक आंख खराब हो जाएगी तो महिला दुल्हन सुंदर नहीं दिखेगी। अब कई लोग ये होते हैं, सर दुल्हा सुंदर क्यों नहीं होता? तो सुंदर तो दुल्हन ही होती है, दुल्हा नहीं होता। दैट इज नेचुरली ट्रू। तो अच्छा, एक 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 ये इस वर्ष का सबसे बड़ा मजाक है। तो दो आईज हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मान लो एक अगर आंख ठीक नहीं रहेगी तो दुल्हन खराब दिखेगी। और अगर अच्छा, ये उपमा ऐसी है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी दाहिनी आंख प्रिय है बाई आंख, तो आप किस आंख को कहेंगे? दोनों आंख। therefore two eyes are like, one is Hindu and second one is a Muslim। इससे बड़ी शायद उपमा कोई नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा भी कि देखिए, अगर हिंदू इस्लाम के बीच में सामंजस्य का परिणाम था, सूफीज्म आ गया, उर्दू लैंग्वेज आ गई। उन्होंने कहा कि हिंदू और इस्लाम के बीच समन्वय से कई साझी चीजें आई, इसलिए दोनों के बीच एकता है। उन्होंने कहा कि जैसे उर्दू लैंग्वेज, उर्दू तो हिंदू इस्लाम के बीच का ही परिणाम है। और उसके बाद यहाँ की पूरी कल्चर, इंडिया के आप देखेंगे वास्तुकला, म्यूजिक, कल्चर म्यूजिक में देयर इज अ ग्रेटर कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुज्म एंड इस्लाम। अब भवन निर्माण में आप देखेंगे, जो भारत में बहुत सारे फोर्ट बने हुए हैं, उस फोर्ट में आप देखेंगे जब किसी गाइड को आप साथ में लेके जाएंगे तो कहेगा पता नहीं कितनी आर्ट को, ईरानी आर्ट का प्रयोग किया गया है, इंडियंस का, तो अनेक कॉम्बिनेशन किया गया। उर्दू को लैंग्वेज एक आ गई, कल्चर आ गया, म्यूजिक आया। अदरवाइज जब देखेंगे परंपरागत इस्लाम में म्यूजिक वगैरह के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे यहाँ बाकायदा म्यूजिक के लिए खूब जगह दी जाती है। तालिबानी फिल्मों के बड़े विरोधी हैं, वो कहते हैं इस्लाम को फिल्म नहीं देखना चाहिए, गाना बजाना मना करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ चलता है। तो सूफीज्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और इसलिए आप देखेंगे अभी पाकिस्तान में कव्वाली गाने वाले कई लोगों को मारा गया, साबरी बंधुओं को। वाई दे वर किल्ड? इट इज बिकॉज ऑफ इट इज एंटी इस्लामिक, उनका ऐसा मानना है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने की, जिसे आजकल कई बार हम गंगे जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। कि व्हाट इज गंगे जमुनी तहजीब? जब गंगा और यमुना दोनों का पानी मिल जाता है तो पानी किसका होता है, गंगा का, यमुना का?
वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसलिए हिंदू इस्लाम के बीच में बहुत ध्यान से आप देखिए, हमारे कल्चर, खान पान, रीति रिवाज, कई ऐसी चीजें हैं जो बड़े मिक्स किस्म के हैं। कई बार उसको अलग करना काफी मुश्किल होता है। और कई बार आप देखेंगे कि अच्छा, हिंदू मुस्लिम के ये एशिया से ही उत्पन्न हुए रिलीजन है। अब कई मामलों में देखेंगे जो अहमद खान ने नहीं कहा। अब ये क्रिश्चियनिटी को आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी इस, जैसे कभी आप देखेंगे इस्लाम के लोग भी चांद को देख के ईद का काम करते हैं। हिंदुइज्म में चांद का बड़ा महत्व है। हम चांद को मामा कहते हैं। ऐसे चंद्रमा को मामा ही क्यों कहते हैं, ताऊ क्यों नहीं कहते? भाई चंद्रमा को मामा क्यों कहते, ताऊ क्यों नहीं कहते, पिता क्यों नहीं कहते, माँ क्यों नहीं कहते? क्योंकि क्योंकि अब देखिए, लक्ष्मी हमारी माता है। हिंदुइज्म में लक्ष्मी को माँ माना गया और चंद्रमा लक्ष्मी को माँ माना गया, और लक्ष्मी का भाई समुद्र, इसलिए विष्णु भगवान समुद्र में ही रहते हैं। और समुद्र, लक्ष्मी का भाई समुद्र, और समुद्र का संबंध है चंद्रमा से। इसलिए माना जाता है चंद्रमा हमारा माँ है, क्योंकि वो लक्ष्मी का भाई है और लक्ष्मी हमारी माँ है। इसका बड़ा साइंटिफिक बेस है। ऐसा नहीं कि हम बिना वजह चंदा मामा, चंदा के मामा कहने का बड़ा तार्किक कारण है उसका। और इस्लाम में भी चंद्रमा को बड़ा महत्व दिया जाता है। अब देखिए फास्टिंग का, क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। फास्टिंग हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है। तो समानता ढूंढने की बात है। अंतर पता नहीं कहाँ कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, समानता भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये बात अहमद खान नहीं की, ये बात उन्होंने कही। बाकी बात मैंने बता दी। अंदर लास्ट में उनका पॉलिटिक्स पे क्या विचार था, कैसे उनका विचार बाद में थोड़ा चेंज हुआ, और ये हुआ 85 के बाद। यदि उनका विचार अगर कभी पूछा जाएगा तो 99% चांस है सोशल रिफॉर्मर। बाकी पॉलिटिक्स में उनके विचार नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका विचार इतना स्ट्रांग है नहीं। जो है भी वो थोड़ा उसमें कंट्रोवर्सी है। अब देखिए, ही वॉज बोर्न इन 1817। तो 1885 में उनकी उम्र कितनी रही होगी? सीसेट का सवाल है। कितनी? मतलब लगभग वो 68 ईयर्स के हो गए थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब 85 में, 85, व्हाई 85 इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी बनी। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तब अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन करने से रोका। इस बात पे लेके थोड़ा उनके लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने को क्यों रोका। लेकिन अगर उनके डायमेंशन को समझिए, उनका कहना था कि हमने इतना मर मर के अंग्रेजों को यह समझाया कि मुसलमान आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और वो आपको कुछ कंसेशन देने को तैयार हुए हैं, उतने पे तुम नेतागिरी करने को तैयार हो रहे हो। और जैसे कांग्रेस में जाओगे अंग्रेजी सरकार फिर आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मुसलमानों को बस एक ही चीज से मतलब रखना चाहिए, वो क्या है? एडुकेशन। दे शुड नॉट अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रादर दे शुड बी इवन अलाइन देमसेल्फ विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए उन्होंने दो तीन बात कही। तो पहला, नो टू कांग्रेस, मुस्लिम शुड नॉट ज्वाइन द कांग्रेस। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मुस्लिम्स शुड नॉट ज्वाइन द कांग्रेस, इंस्टीड दे शुड वर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल इशू फॉर द मुस्लिम्स।
मुसलमानों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान सबसे बड़ा मुद्दा है। सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल इशू फॉर द मुस्लिम्स। सामाजिक आर्थिक उत्थान सबसे बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक नहीं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं कही। अब सवाल यह है कि लेकिन ये बात नहीं है कि कांग्रेस को किसी मुसलमान ने ज्वाइन नहीं किया, बरदुद्दीन तैयब ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखिए, बरदुद्दीन तैयब जी वॉज वेरी क्वालिफाइड पर्सन, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे। दैट मे नॉट बी फिजिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम। भाई सामान्य, जिस समय कांग्रेस बनी थी, अगर अहमद खान के पर्सपेक्टिव समझिए, कांग्रेस बनी थी तो स्वाभाविक तौर पे 85 में 90% मुसलमान तो खराब कंडीशन में थे। अब 2-4% जो पहले सामन थे, जमींदार थे, उनकी कंडीशन अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने स्वामी भक्ति पैदा की है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति अंग्रेजों के द्वारा पैदा की है, वो सब खत्म हो जाएगी तो आप ज्वाइन कर लोगे। तो अब इसको देखने का दूसरा नजरिया ये है, तो क्या अहमद खान राष्ट्रवादी नहीं थे? अब लोग इसको ऐसे देख लेते हैं, अच्छा ही वॉज नॉट ए नेशनलिस्ट बिकॉज वाई ही अपोज द कांग्रेस। अरे कांग्रेस का विरोध उन्होंने ही किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया था। अगर हम ये नहीं कहते कि वाई डॉक्टर, तो फिर तो हम ये भी कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो अपोजिंग द नेशनल मूवमेंट। ऐसा नहीं था, पर्सपेक्टिव का फर्क था। इसलिए मेरी बात, लेकिन दूसरा पॉइंट, जो दूसरी बात उन्होंने और ये बात कह दी, वहां पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन और बढ़ा। क्योंकि अगली बात क्या उन्होंने कह दी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि रिफॉर्म चाहिए, फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई रिफॉर्म के साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट भी चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। आगे चल के उन्होंने साम्राज्यवादी शासन को भी जस्टिफाइड कर दिया। यहां पे थोड़ा अगला पॉइंट, उन्होंने भारत जैसे विशाल देश में लोकतांत्रिक शासन को अनुपयुक्त कहा। He said that democratic government is not appropriate for a diverse and heterogeneous nation like India. भारत जैसे विशाल देश के लिए लोकतांत्रिक शासन उपयुक्त नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतावादी देश के लिए लोकतांत्रिक शासन उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, ये एग्जैक्टली वही विचार था जो अंग्रेज कहते थे। अंग्रेजों ने हमेशा कहा कि देयर इज नथिंग लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में तो राष्ट्र है ही नहीं। भारत में है कौन? बंगाली है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु कन्नड़ है, हिंदू है, मुस्लिम है। ब्रिटिशर्स ने हमेशा कहा कि भारत में कोई राष्ट्र जैसी चीज है ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का मतलब है, ब्रिटिशर्स ने देखा था, राष्ट्र का मतलब एक भाषा। यूरोप में तो राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही हुआ था, वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन लैंग्वेज फ्रेंच फ्रांस, जर्मनी जर्मन, तो हर एक इंग्लिश इंग्लैंड। अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आती थी और यही बात अहमद खान ने कह दी। अहमद खान ने कहा भारत जैसे विशाल देश के लोकतंत्र पर नहीं है, तो लोकतंत्र किसके लिए है? अगला, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक शासन इंग्लैंड जैसे छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर ए स्मॉलर नेशन लाइक इंग्लैंड। लोकतांत्रिक शासन इंग्लैंड जैसे छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर स्मॉलर कंट्री लाइक इंग्लैंड। लोकतांत्रिक शासन छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब है फिर भारत में साम्राज्यवादी शासन बना रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई जरूरत ही नहीं है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, रिफॉर्मेशन, स्वराज्य, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट इज बेटर फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र तो हो नहीं सकता। लोकतंत्र हो नहीं सकता तो अंग्रेजों का शासन ही
बेहतर है, अंग्रेजों का शासन बेहतर है। ये डिस्प्यूट का पार्ट था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेटर फॉर इंडिया। ये बात तो शायद ही किसी व्यक्ति ने स्वीकार करेगा भाई, जो भारत के खिलाफ लड़ाई की बात करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा ब्रिटिश शासन गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर इंडिया। और उन्होंने तो अगली बात ये भी कहनी शुरू कर दी, जब उनसे पूछा गया कि अब फिर उनसे पूछा गया 85 के बाद उनसे पूछा गया कि हिंदू मुसलमान के बारे में आपकी क्या राय है। उनका कि बंगाली इतने आगे बढ़ गए हैं कि मुस्लिम दौड़कर भी उनको पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकते। उनका हिंदू इतने आगे बढ़ गए हैं वो पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हिंदू और मुस्लिम के सामाजिक और आर्थिक हित अलग अलग हैं। अब सवाल है, और सामाजिक आर्थिक हित अलग अलग क्यों है, धार्मिक हित अलग अलग है। और हम आपको याद दिला दें, डिवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक आधार पे सामाजिक आर्थिक हितों को अलग करना, इसी का दूसरा नाम होता है सांप्रदायिकता। बहुत हम सामान्य सी बात करें कि मान लीजिए एक्स व्यक्ति है जुल्फकार, वाई व्यक्ति है डेविड, वाई जेड व्यक्ति है रमेश। ये तीन धर्मावलंबी हैं, तीनों की उम्र 20 साल है और तीनों स्टूडेंट हैं। तो तीनों के सामाजिक आर्थिक हित अलग अलग होंगे या पूजा पाठ के तरीके अलग अलग होंगे। भाई तीनों चाहेंगे कि बड़ी सी कार ले, तीनों चाहेंगे कि अच्छी सेवा प्राप्त करें, और तीनों चाहेंगे उसके बाद कुछ बढ़िया पार्टनर वगैरह मिले और सब एशियन पेंट से घर पुतवाए। अब बताइए, धर्म के आधार पे सामाजिक आर्थिक हितों का विभाजन हम कैसे कर सकते हैं। इसी बात को कम्युनलिज्म कहा जाता है। व्हेन वी वर लुकिंग फॉर डिवाइडिंग द सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। भाई धर्म का मामला अलग है, और युवावस्था में कौन धर्म की बात करता है। वो तो धर्म की बात 50-60 साल के बाद आती है। इसके बाद में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके आधार पे द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत बना। भाई द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत का पहला बीज क्या था, हिंदू और मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक हित अलग अलग हैं। फिर कहा गया विरोधी हैं, और जब विरोधी हैं फिर कहा गया साथ नहीं रह सकते। अब बताइए, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ये विचार है द्विराष्ट्रवाद का। हिंदू एंड मुस्लिम, दीज आर नॉट टू रिलीजन बट दीज आर टू सेपरेट नेशंस। हिंदू और मुस्लिम अगर दो अलग अलग राष्ट्र हैं तो अजीब सी बात आपको नहीं लगती। इसे द्विराष्ट्रवाद का विचार जिन्ना ने दिया है, इसी आधार पे तो बना। लेकिन फिर भी हम अहमद खान को कभी भी हम ये बात नहीं कहेंगे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, द्विराष्ट्रवाद का विचार कहाँ आया। इट इज स्टिल डिबेटेबल इन द हिस्ट्री, विवाद का विषय है। लेकिन अहमद खान के बाद के विचार थोड़े से अलग हुए। लेकिन हम अहमद खान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो कम्युनल, नो, वो कभी भी नहीं थे, क्योंकि उनके उतने बड़े विचारों का अपमान हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जो शायद उनके पहले चरण के विचारों से अलगाव था। तो लास्ट में 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के विचार को भी थोड़ा परिवर्तित किया। अ स्लाइट चेंज इज विजिबल इन हिज नोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। A slight change is visible in his notion of Hindu-Muslim unity, यानी हिंदू और मुसलमानों की एकता के बारे में उनके विचार में थोड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम सामाजिक आर्थिक रूप में ज्यादा पिछड़े हैं, Muslims are more backward in terms of social economic indicators, or in terms of social economic indicators they are backward in comparison to Hindus। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में
वो हिंदुओं से ज्यादा पिछड़े हैं। इसका मतलब उन्होंने ये माना कि मुस्लिम और हिंदुओं के हित अलग अलग हैं। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने ये भी माना कि हिंदू और मुसलमानों के हित अलग अलग हैं। Therefore, he accepted that the interest of Hindus and Muslims are different. The interest of Hindus and Muslims are different. यही है उनका पूरा विचार। तो जो उनका विचार बाद में थोड़ा चेंज हुआ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यह उनका मेन स्ट्रीम थॉट नहीं है। उनका मेन स्ट्रीम थॉट क्या है? सोशल रिफॉर्मर। यह उनका रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ना, सोशल रिफॉर्म की बात करना। देयरफॉर अहमद खान इज वेरी मच रेलिवेंट। और कभी भी अगर ये विचार आप देखेंगे, सामान्यतः ये बात लिखिए ही मत जब तक न पूछी जाए आपसे, और पूछा जाएगा इसकी संभावना कम है। कभी भी किसी विचारक की अगर मान लीजिए कोई कंट्रोवर्शियल डायमेंशन है, न पूछा जाए तो कभी मत लिखिए। इंडियन थिंकर में लास्ट ट्रेडिशन, अब हम एक पुरानी परंपरा को लाएंगे, वो है बौद्ध परंपरा, और उसमें कोई पॉलिटिकल थॉट है नहीं दोस्तों। बौद्ध परंपरा जबरदस्ती ठूंस दिया गया है। अब उन्होंने देखो भारत में लोकतंत्र का विरोध केवल इसलिए किया था कि हमारे यहाँ विषमता बहुत ज्यादा है। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी वहां होनी चाहिए जहां सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी हो। अब जहां पे एक ही लैंग्वेज के लोग बोलने वाले हों, एक ही धर्म हो। अब ये बात यूरोप के लिए शायद वो मान के कह रहे थे, लेकिन अगर इसमें हिडन कॉन्सेप्ट आप देखिए, उनका जो डर था हिडन, अगर भारत में लोकतंत्र होता तो शासन में वही आते जो समाज में संपन्न थे, तो लोकतंत्र से मुसलमानों को फायदा होता, इसमें डाउटफुल था। उनका ऐसा हिडन डर था। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अब देखेंगे लोकतंत्र में तो उल्टा होता है। लोकतंत्र में तो जो गरीब का रिप्रेजेंटेटिव है वही शासन में चले जाते हैं। इसमें थोड़ा सा फिर डिबेट का विषय होता है। तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए इसके बाद। और जो भी आपके प्रश्न है बुद्धिज्म के बाद हम बता देंगे आप। कि अहमद खान अहमद खान ने मुस्लिम समाज के लिए पुनर्जागरण पुनर्जागरण का निर्माण किया। देखिए हमने कितने बड़े शब्द का प्रयोग किया, रीनेसा। ही प्रमोटेड रीनेसा फॉर द मुस्लिम सोसाइटी। आपको आपको याद रखिए, उठना और जगना अलग अलग बात होती है। कई बार हम उठ जाते हैं, जागते नहीं। इस समय हम उठे हुए हैं और जागे हुए भी हैं। कई बार हम उठे होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट जागृत, उठिए भी और जगिए भी। उन्होंने मुसलमान समाज को जगाया। ही वॉज अ फादर। पुनर्जागरण यूरोप में आया था 13वीं शताब्दी में। भारत में हिंदुओं के लिए राजा राम मोहन राय लाए, और मुस्लिम के लिए रेनेसा वॉज इन 19th सेंचुरी इंडिया, एंड पर्सन वॉज नो अदर देन अहमद खान। कितने बड़े शब्द का प्रयोग हमने किया, पुनर्जागरण। इसे कई बार हम शब्दावली, हर शब्द के बड़े विशेष मतलब होते हैं। जब हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो भारी भरकम उसका मतलब जाता है। यानी जब हमने हेडिंग ही यूज किया कि ही वॉज राजा राम मोहन राय फॉर
राजा राम मोहन राय फॉर मुस्लिम सोसाइटी, इसके बड़े व्यापक मतलब है। एक ही शब्द, न 100 सुनार की न एक लोहार की। आपने कहावत सुनी? क्या लिखा अगला? पुनर्जागरण का निर्माण किया और इस्लाम को तर्क, विवेक और विज्ञान, इस्लाम को तर्क, विवेक और विज्ञान का पूरक कहा। एंड इस्लाम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन, साइंस। इस्लाम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन एंड साइंस। इस्लाम को तर्क, विज्ञान और विवेक का पूरक कहा। यही निष्कर्ष। तो अपने आप में देखिए, कई बार हम शब्दों को, ऐसा नहीं कि बहुत, कई बार क्या होता है हम बहुत बड़ी बड़ी लाइन कहते हैं, उसमें भारी भरकम शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते, तो एग्जामिनर को इम्प्रेस कभी नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज ट्राई टू, हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें, बजाय कि दो दो तीन तीन लाइन कह जाए, कोई इन्फॉर्मेशन जाए। जैसे हम अब सामान्य निष्कर्ष क्या होता है, अहमद खान ने पूरे जीवन में बड़े नेक कार्य किए। लो, ये क्या बताना चाहते हो? यू आर स्पीकिंग लाइक लेमैन। अच्छा लिखने में ये बात सोचना पड़ता है, कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, कैसे, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा होती है, लिमिटेड होता है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि बस लंबा लिखना, बीए वगैरह में ये इसका कॉपी भरो कॉपी भरो, यहाँ टेंडेंसी ना, आवश्यकता नहीं चल पाएगी। इसे शब्दों का चयन करना सीखिए, पढ़िए तो ध्यान से, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन शब्दों का प्रयोग फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर लेमैन वाले शब्द कम से कम आएंगे। जैसे लेमैन का शब्द होगा, अहमद खान का योगदान मुस्लिम समाज कभी भूला नहीं पाएगा। अब क्या बता रहे हो, मतलब अमूर्त है। तो हमें बताओ तो योगदान क्या था जो भूला नहीं पाएंगे? तुम हमें बहुत याद आओगे, अमूर्त है। ये हमने निष्कर्ष लिखा, जब तक सूरज चांद रहेगा अहमद तुम्हारा नाम रहेगा, अमूर्त है। मानवीय के विषय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट लिखने की। हम लिख तो देते हैं, मैसेज दूसरे तक जा नहीं पाता, इसलिए किसी तक मैसेज लिखना हो, शार्प लैंग्वेज का प्रयोग करिए। युवावस्था में शार्प लैंग्वेज हो नहीं पाती, बड़ा भावना जलेबी वाला चक्कर मारते हैं, सीधी बात नहीं कहेंगे। इससे भाषा का तो महत्व होता है। इसे आप याद रखिए, लैंग्वेज में खूब बोल दीजिए। हम क्या करते हैं, ये भी पढ़, मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, गहराई से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है और गहराई कब आएगी? एक एक शब्दों का मर्म आपको पता हो जाए। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, कई शब्द आपको जरूरत से ज्यादा उसके मर्म पता चलते हैं। जैसे आपको लिख दिया जाए आई डैश डैश यू, क्या समझा इसका मतलब? आई टीच यू, इसका मतलब वो समझ लिया है जहां नहीं लिखा गया था, यहां गहरे समझा। गहरे समझा का मतलब क्या? जो लिखा नहीं था वो समझ गए। तो कई बार जो लिखा होता है वो भी समझ में नहीं आता। तो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? गहराई या लंबाई? गहराई। और एक आपने मूवी देखी होगी सिंग इज ब्लिंग, तो सिंग इज ब्लिंग में अक्षय कुमार इंग्लिश नहीं बोल पाता, उसको उसकी एक असिस्टेंट है जो उसको ट्रांसलेट करके बताती है उसके दोस्त की भाषा, कि उसकी जो दोस्त है वो अंग्रेजी बोलती है। तो लास्ट में जब अक्षय कुमार जा रहा है तो उसके दोस्त ने कहा टेक केयर, तो उसने पूछा क्या मतलब होता है इसका? क्या ज्यादा होशियारी मत करा करो, मैं सब बात समझती हूँ। मैंने कहा अरे उसने इतना बोला, तुमने इतना अनुवाद बता दिया। उस लड़की ने कहा क्या? बातों की लंबाई नहीं गहराई समझते हैं। अब जानिए, इसलिए और यही बात लागू होती है एग्जाम में। और जब आप पढ़ते हैं तो क्लास करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होना है, लिखना नहीं, कॉपी में लिख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, शब्दों का समझ आपको आ जाए तो अपने विषय पढ़ लिया। और एक बार आप देखिए, मैं ये आपने शायद फील किया होगा, शब्दों की समझ आप आ जाएगी, जीएसवी पढ़ने का तरीका आपका बदला, हर चीज पढ़ने का तरीका, पेपर पढ़ने का तरीका। तो शब्दों पर आप ठहर ठहर के विचार करेंगे तो शब्द आपको अपील करेंगे। अच्छा कोई हेडलाइंस है तो आपने तुरंत पकड़ा, हाँ कुछ जरूर बात है, विशेष बात है।
नहीं तो आपको चीजें, और अभी जो जितने न्यू कमर है सब इसी चक्कर में, करंट क्या पढ़े, करंट, करंट मत पढ़ो, पहले जड़ पढ़ो, नहीं करंट लग जाएगा और अफेयर हो नहीं पाएगा, करंट हो नहीं पाएगा। लोग किसी चक्कर में करंट अफेयर, पहले बेसिक पढ़िए, या करंट अफेयर करेंगे, करंट हो नहीं पाएगा, अफेयर आप कह रहे। देखिए ये मैंने आपको मजाक में ही बात की, सच बात है। ज्यादातर लोग बेसिक के बजाय, अरे वो करंट अफेयर जरूरी है, लेकिन करंट में तो 2% चीजें बदल, 98% चीज एक जैसी है, उसके चक्कर में आप है नहीं, बिला वजह करंट करंट के चक्कर में जान दिए हुए। पहले बेसिक्स हर विषय का, उसके बाद करंट अपने आप समझ जाएंगे। अगला हेडिंग, बुद्धिस्ट परंपरा, अंतिम इंडियन थिंकर का अंतिम पार्ट, बौद्धवादी परंपरा। अब देखिए मैं क्यों कहता हूं, जैसे मैं पॉलिटी अभी स्टार्ट, आईआर पॉलिटी, और आपको तो इकोनॉमी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, दुनिया भर चीजें पढ़नी है। अब मैं बताता हूं कि आप कैसे करंट समझने में, आपको जब बेसिक आप नहीं जानते तो कैसे करंट समझने में प्रॉब्लम आएगी, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। अभी पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, कुछ राज्यों ने आपत्ति क्यों की? कुछ राज्यों ने इस एक्ट को लागू करने से आपत्ति क्यों की? अच्छा, इस बात पे आपका ध्यान गया नहीं गया? गया। आपको लगता होगा ये विषय करंट है, मेरे लिए विषय करंट नहीं है, और मेरा ध्यान उस विषय पर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि संविधान का स्कीम क्या है। पहले संविधान तो पढ़िए कि राज्य का विषय क्या है, संघ का विषय क्या है, कहाँ मना कर सकता है, क्यों मना कर सकता है, संघ का पावर क्या है, तब आपको वो न्यूज अट्रैक्टिव दिखेगी। नहीं तो आप रट लेंगे, उसका कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। फर्क कितना होता है? ऑलवेज गो फॉर द बेसिक्स, और जब बेसिक आप पढ़ लीजिए तो करंट अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। बुद्धिस्ट परंपरा। अच्छा, कई कई बार बच्चे से गलत मतलब समझ लेते, कई बार किसी टीचर जाके बोल देंगे सर ने तो करंट पढ़ने को मना किया है। अरे लो, हमने मना नहीं किया है, क्रमिकता पर हम ध्यान दे रहे हैं। पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद बस क्रमिकता ध्यान में रखिए। तो हमने कभी मना नहीं किया इस बात को। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन तो, अब इसमें दोस्तों पॉलिटिकल क्या है यही बात समझ में नहीं आती। बुद्ध ने पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, और बिना वजह ठूंस दिया गया है इसको, कई चीजें जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है हमें। अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम 2-4 पॉइंट के लिखवा दें, सब समझाने वाली बात कोई है नहीं, तो 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला, प्रोफेसर वी आर मेहता, प्रोफेसर वी आर मेहता का मानना है कि बुद्धवादी परंपरा में राजनीतिक चिंतन का अभाव है। देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धवादी परंपरा में राजनीतिक चिंतन का अभाव है। यद्यपि अश्वघोष के द्वारा, देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन बुद्धिस्ट थॉट, यद्यपि अश्वघोष के द्वारा लिखी बुद्ध चरित, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित और
पाली भाषा में उपलब्ध अन्य ग्रंथों पाली भाषा में उपलब्ध अन्य ग्रंथों के आधार पर बुद्ध के कुछ राजनीतिक विचार ढूंढे जा सकते हैं। बुद्ध के कुछ राजनीतिक विचार ढूंढे जा सकते हैं। We can search some political ideas of Buddha on the basis of Buddha Charit, which was written by Asughosa, and the various scriptures written in Pali language. Various scriptures written in Pali language. So we can discover the Buddhist thought on the basis of Buddha Charit, written by Asughosa, various scriptures of Pali. तो पाली भाषा में लिखे गए बुद्ध चरित्र के आधार पर चीजों को हम खोज सकते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कि अच्छा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं कहाँ पे लिखी गई हैं? जातक कथाओं में। जातक स्टोरी इज ऑल्सो द बेस ऑफ बुद्धिस्ट थॉट। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, जातक स्टोरीज, these are the sources of Buddhist thought, although there is no direct reference of political ideas on Buddha। क्योंकि ये बात फिर वी आर मेहता ने बात कही है कि अगला पॉइंट, वी आर मेहता का कहना है कि राजनीति के संबंध में अश्वघोष ने या बुद्ध चरित्र में दो विरोधाभासी विचार उल्लिखित हैं। The two paradoxical ideas exist in Buddha Charitra about politics. Two paradoxical ideas exist about politics in Buddha Charitra। बुद्ध चरित्र के चिंतन में राजनीति के बारे में दो विरोधाभासी विचार विद्यमान है। तो टू पैराडॉक्सल आइडियाज क्या है? पहला राजनीति धूर्तता और चालाकी का पर्याय है। पॉलिटिक्स is similar to treachery, opportunism and deceit। राजनीति धूर्तता और चालाकी का पर्याय है। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को राजाओं और राजकुमार से दूर रहना चाहिए। Even politics is an art of opportunism and treachery and deceit. Therefore, monks should keep themselves away from the prince or king। Monk should keep themselves away from prince or king। यानी जो मॉन्क हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्हें राजा के पास नहीं बैठना चाहिए। राजा के पास नहीं बैठना चाहिए, राजकुमार के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर बौद्ध भिक्षु राजा और राजकुमार के पास बैठेगा तो वो भी ऐसी अनैतिक बातें सीख लेगा। और ये पहले विचार से ऐसा लगता है पॉलिटिक्स इज एन इमोरल एक्ट। राजनीति क्या है? अनैतिक गतिविधि का दूसरा नाम है। पॉलिटिक्स इज द काइंड ऑफ इमोरल एक्ट, ऐसा माना गया। दूसरा पॉइंट, राजनीति को
राजनीति को एक आवश्यक गतिविधि मानी गई। राजनीति को आवश्यक माना गया जिससे समाज का प्रबंध किया जा सके। Politics is considered as an essential activity for managing the society. राजनीति को आवश्यक गतिविधि मानी गई जिससे समाज का प्रबंध किया जा सके। Politics is considered as an essential activity which can manage the society. अब यही से दूसरे विचार पर हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहला विचार तो यह है कि राजनीति बुरी गतिविधि है, और फिर अंत में ये बात मानी गई कि नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ तो है, आवश्यक तो है। अगर जो पॉलिटिकल थॉट है, जैसे कि हमने धर्मशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, उसी को कंपेरिजन करते हुए हम बुद्ध का आपको याद दिला देंगे। अच्छा, थोड़ा कंपेरिजन करेंगे, बात ठीक हो जाएगी। नहीं, बात बहुत ही सरल है भाई, बौद्ध थॉट में तो पॉलिटिकल थॉट है नहीं, और बातें बड़ी ही सरल है। उसको थोड़ा क्लासिफाई कर लेंगे। तो पहली बात धर्मशास्त्र जैसी है, नैतिकता प्रधान चिंतन, अगला हेडिंग है। आखिर में पॉलिटिकल थॉट है क्या? इवन नैतिकता प्रधान चिंतन, morality dominated or moral thoughts are dominating in Buddha's tradition. नैतिकता प्रधान चिंतन, moral even the thought which is very much influenced by the morality. और नैतिकता प्रधान चिंतन कैसा है? तो पहला, धर्मशास्त्र की भांति, तो हम कंपेयर कर रहे हैं धर्मशास्त्र की भांति बुद्ध की परंपरा में भी धर्म और नैतिकता को सर्वोच्च महत्व दिया गया। मॉरलिटी एंड धर्मा इज सुपीरियर लाइक धर्मशास्त्र इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू। धर्मशास्त्र की भांति बुद्धवादी परंपरा में भी नैतिकता और धर्म को प्राथमिकता दी गई, और राजा नैतिकता और धर्म के अधीन होगा। द किंग एंड प्रिंस, राजा नैतिकता और धर्म के अधीन होगा। किंग एंड प्रिंस शुड बी सबऑर्डिनेट टू द रिलीजन एंड द मॉरलिटी। तो मॉरलिटी एंड रिलीजन और मोर इंपॉर्टेंट देन किंग, तो राजा होगा। यानी शासन का काम किसके अधीन चलेगा? धर्म के। यही बात तो धर्मशास्त्र में कही गई है। तो कहा गया कि मॉरलिटी इज सुपीरियर, धर्म इज सुपीरियर। तो कोई भी जो शासक होगा वो धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। तो धर्म इज बाइंडिंग फोर्स, मॉरलिटी इज बाइंडिंग फोर्स। और पुराने जमाने में जब मॉरलिटी की बात होती थी तो निश्चित तौर पर धर्म का पर्याय ही होता था वो। और हमने डॉक्टर अम्बेडकर समय आपको बता दिया है कि व्हाट इज धर्मा फॉर बुद्धा। दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण किया जाए। दैट इज ऑल एसेंस ऑफ धर्मा, अष्टांगिक मार्ग। और दुख को हटाने क्या तरीके हैं? 8 फोल्ड इवन कॉजेज आर देयर, हाउ वी कैन गेट रीड ऑफ ऑल इवल्स इन आवर लाइफ। तो ये बात उन्होंने कही है। तो धर्म की बात तो वही है उनकी। तो अब सवाल है कि अगर धर्म का महत्व ज्यादा है तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? अगला पॉइंट, उन्होंने कहा कि यदि राजा नैतिकता का पालन नहीं करेगा, प्रिंस एंड किंग शुड बी अबाइड विद द मॉरलिटी। राजा और राजकुमार ये धर्म का पालन नहीं करेगा तो प्रकृति नाराज हो जाएगी। सॉरी नहीं, राजा अगर धर्म का पालन नहीं करेगा, आम जनता भी धर्म नैतिकता का पालन नहीं करेगी।
masses will disobey the morality where king and prince are not following the moral path. जहां राजा धर्म का पालन नहीं करेगा वहां जनता भी धर्म का पालन नहीं करेगी। जहां राजा नैतिक नहीं होगा वहां जनता भी नैतिक नहीं होगी। संस्कृत में कहावत है, महाजनों योन गतः सपंथा। जहां पे बड़े लोग जाएंगे वहीं पे छोटे लोग जाएंगे। Therefore, if king and prince they are not abiding by moral principles, masses will also disobey the moral principles. और जब आम जनता भी नैतिकता का पालन नहीं करेगी प्रकृति नाराज होगी। देन अगला, प्रकृति रुष्ट हो जाएगी। देन नेचर विल गेट एंगर्ड, नेचर विल बिकम एंग्री, प्रकृति नाराज होगी। और प्रकृति नाराज होगी क्या होगा? बरसात नहीं होगी। ड्यू टू एंगर ऑफ नेचर देयर विल बी नो रेन। बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो मानव जीवन, बरसात नहीं होगी तो खाद्यान्न नहीं होगा। बिकॉज ऑफ नो रेन्स देयर विल नो ग्रेन्स। बरसात नहीं होगी, खाद्यान्न नहीं होगा। नो रेन्स मीन्स नो ग्रेन्स, और खाद्यान्न नहीं होगी तो मानव जीवन संकट में होगा। मानव जीवन संकट में होगा। Therefore, the human life will face existential crisis due to famine. अच्छा, आज भी हाउ दिस मॉरल थॉट इज स्टिल इम्पैक्टिंग इंडिया। आज भी कई लोग कहते हैं कि अगर बरसात नहीं होगी, जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं पापी बढ़ गए हैं, उनकी बरसात की व्याख्या मौसम विभाग के अनुसार नहीं चलती। ये बरसात, देखिए, बरसात न होने का एक कारण है वैज्ञानिक कि अल नीनो बढ़ गया है, कम दबाव हो गया है। दूसरा है मॉरल। इसका एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि अभी तक ऐसा कोई, इसका मतलब जो विचार हम पैदा करते हैं, जो एनर्जी हम पैदा करते हैं, उसका कोई ना कोई कॉस्मिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। तो जो लोगों के विचार अच्छे होंगे तो बरसात ज्यादा होगी। लेकिन ज्योग्राफी डजंट बिलीव इन दैट। ज्योग्राफिकल थॉट इज बेस्ड ऑन साइंस। ज्योग्राफी के व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अल नीनो बताएगा, फिर कहेगा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बन गया, लो प्रेशर जोन, यहाँ से बरसात हो रही है, तो उसके कारण अलग है। ये है नैतिकता प्रधान चिंतन। इसका मतलब है अगर व्यक्ति नैतिक नहीं रहेगा तो बरसात नहीं होगी। और अगर, अच्छा ये भी होगा, बरसात नहीं होगी, बरसात होगी जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, डूब जाएंगे। इसलिए प्रलय आना, और इसलिए शास्त्रों में कहा भी जाता है सृष्टि का प्रलय होता है। जैसे जैसे अधर्म का प्रभाव होगा, अब शायद इसी बात को अलग अलग तरीके से बताया गया कि अभी मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि मॉरिशस इज फेसिंग द प्रॉब्लम। इधर मालदीव समुद्र के नीचे डूबने वाला है। भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस लालच से चलता है। एमबीए क्या है? हम कहते हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरों को फुद्दू बनाने का नाम है। अपनी बात आप कैसे बेच पाएंगे? दूसरों को भड़का लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए यूज करना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है तो लो। तो जब हमें, अच्छा नेचर में बिजनेस नहीं है, नेचर में बिजनेस नहीं है, हम नेचर से हर चीज फ्री में ले रहे हैं। पानी फ्री, सूरज फ्री, मिट्टी फ्री, हवा फ्री, और हमने सब चीज कॉस्ट रख दिया है। इसे मॉरल थॉट कहता है कि देयर शुड बी नो बिजनेस इन द नेचर। नेचर में बिजनेस नहीं है, और बिजनेस होगा तो प्रकृति नाराज होगी। भगवान भी सोचते हो कितना आदमी होशियार है, हमारा पानी डब्बे में बंद करके बेच दे रहा है। और अगला हेडिंग, तो ये मॉरल थॉट है पहला। अगला हेडिंग है राज्य के संबंध में विचार।
the ideas about the state, the notion of state in Buddhist tradition. राज्य के संबंध में विचार। तो जैसे कि धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र में कि राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य के कार्य क्या है, अर्थशास्त्र में तो इकोनॉमिक्स की बात भी की गई है, लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ऐसा पॉलिटिक्स की बात है ही नहीं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में सारी धर्म की बात है। तो आप पूछेंगे कि धर्मशास्त्र में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या है, सप्तांग थ्योरी, तो वो उसका उल्लेख नहीं है। सप्तांग है कि क्या कितने अंग है, वो सब बात ही नहीं है। वो लेमैन की भाषा में छोटी छोटी चीजें कर दी गई है, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट तो सीधे है ही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है, कुछ कुछ शब्दों से ऐसा लगता है, जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसी है, वहां पे सामाजिक समझौते के आधार पे। तो पहला, जातक कथाओं, जातक स्टोरीज, विच इज स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जातक कथाओं, और विभिन्न पाली ग्रंथों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जातक स्टोरीज एंड वेरियस स्क्रिप्चर्स ऑफ पाली लिटरेचर, जातक कथाओं और विभिन्न पाली ग्रंथों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज ड्यू टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज ड्यू टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द राज्य, स्टेट इमर्ज ड्यू टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके पाली में एक शब्द का प्रयोग किया, महासम्मत। पाली भाषा का एक शब्द है महासम्मत, यानी एक महासम्मेलन हुआ। और आप देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, बिल्कुल वही विचार जो हमने धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में पढ़े हैं। कैसे, अगला पॉइंट। इसका मतलब है इनका ये विचार कौटिल्य के पास है या मनु के पास है? सामाजिक समझौते की बात कौन करता है? कौटिल्य। धर्मशास्त्र में तो दैवी उत्पत्ति है, और चूंकि बुद्धिस्ट में ईश्वर की बात है ही नहीं है, शायद इसकी वजह से भी ऐसा है। तो लेकिन कारण सारा एकदम वही है। कारण कैसे, अगला पॉइंट। यह कहा गया कि पहले लोग धर्म का आचरण करते थे। Each and every person was moral and abide by religion earlier. पहले लोग धर्म का पालन करते थे, नैतिक आचरण को ध्यान में रखते थे। परंतु बाद में व्यक्ति में स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गई। लेटर इंडिविजुअल बिकेम सेल्फिश, ईगोइस्ट। लेकिन बाद में व्यक्ति में स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गई। बट लेटर इंडिविजुअल बिकेम सेल्फिश, ईगोइस्ट। इसलिए समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। Therefore, anarchy emerged in society due to egoist and selfish nature of human being. Anarchy emerged in society, और सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य आवश्यक हो गया। And state became necessary for maintaining the social order. सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य आवश्यक हो गया। State became necessary for maintaining social order.
तो राज्य की उत्पत्ति यही है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आप पूछेंगे कि सप्तांग, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सप्तांग हुआ क्या हुआ, लेकिन आप देखेंगे राज्य की सारी उत्पत्ति तो ऐसे हुई। अच्छा, उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि राज्य करारोपण क्या करे, कोई उल्लेख नहीं है। पॉलिटिक्स का उल्लेख है ही नहीं है। राज्य दंड कैसे देगा, कोई उल्लेख नहीं है। पॉलिटिक्स की बात तो हो ही नहीं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। हाँ, ये बात जरूर है, राजा का काम क्या होना चाहिए ये उल्लेख है, प्रोग्लाइडिंग है। राज्य के कार्य, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्टेट। राजा के कार्य, तो पहला राज्य के कार्य, क्योंकि राजा और राज्य परंपरागत रूप में एक ही माना जाता था। अभी हम अंतर करने लगे हैं राजा राज्य के बीच में। परंपरागत चिंतन में ऐसा अंतर नहीं था। स्टेट एंड किंग वॉज सेम। नाउ वी आर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड किंग। तो पहला, परंपरागत चिंतन की भांति परंपरागत चिंतन की भांति परंपरागत चिंतन की भांति बुद्ध परंपरा में भी राज्य को कल्याणकारी माना गया है। स्टेट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन लाइक द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। परंपरागत चिंतन की भांति राज्य को कल्याणकारी माना गया है। तो राज्य का काम है कल्याणकारी, प्रजा को खुश रखना, और ऐसा राजा कल्याणकारी अपने आप होगा जो धर्म के नियंत्रित होगा, नैतिकता वाला होगा, ये भी काम है। लेकिन फिर हमने बताया कि जिस तरीके से बारीकी विश्लेषण अर्थशास्त्र में है, क्योंकि अर्थशास्त्र लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, और यहाँ तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, तो हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि आखिर पॉलिटिक्स क्या थी। लास्ट में एक और बात मिलती है, तो कल्याणकारी राज्य जो आज भी प्रासंगिक है, लास्ट में एक बात और लिखती है, गणतंत्र का विचार, अंतिम हेडिंग है आइडिया ऑफ रिपब्लिक। बुद्ध की परंपरा में एक और बात दिखती है, गणतंत्र का विचार। अब आप देखेंगे जैसे कि कौटिल्य में मंडल सिद्धांत, या कई बार उसका राजमंडल सिद्धांत एक ही बात है। मंडल सिद्धांत, राजमंडल एक ही बात है। ऐसा कोई विचार है ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है। तो इसमें तो बहुत ही सामान्य सी बात है। और एक बात ये कही गई, आखिर में गणतंत्र का विचार कहाँ पाया जाता है? जब पॉलिटिक्स का विचार पाया ही नहीं जाता, तो आखिर गणतंत्र का विचार है कहाँ? वो भी इनडायरेक्टली है। कुछ भी बुद्धिस्ट परंपरा में डायरेक्ट पॉलिटिकल थॉट तो है ही नहीं है। इसे हमने पहले कह दिया, वो जबरदस्ती ढूंढने वाली बात है। और क्या कैसे हम गणतंत्र का विचार ले लेते हैं? तो आप कहें कि ऐसा बुद्धिस्ट ने बताया? कभी नहीं बताया। लेकिन जो बातें उन्होंने कही उसके आधार पर लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि हाँ, ये विचार तो गणतांत्रिक हो सकता है। कैसे? पहला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लिखित है कि संघ या समुदाय का निर्माण होना चाहिए। संघ और कम्युनिटी इज इसेंशियल इन बुद्धिस्ट रिलीजन। बौद्ध धर्म में उल्लिखित है कि संघ या समुदाय का निर्माण होना चाहिए। देयर शुड बी संघ। संघ मीन्स एसोसिएशन, कम्युनिटी। आपने बात सुनी होगी, बुद्ध परंपरा में बड़े 3 वाक्य हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। किसके शरण में जाइए? बुद्ध की शरण में। किसके शरण में जाइए? धर्म की शरण में। किसके शरण में जाइए? अच्छा, संघ की शरण में, बुद्ध की शरण में जाएंगे, राजा की शरण में, तो धर्म की शरण में। अब सवाल, संघ का मतलब एसोसिएशन होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बुद्धिज्म इस मामले में इंटरेस्टिंग है, हिंदुज्म में कभी एसोसिएशन नहीं रहा। इस मामले में देखें, ईसाई धर्म बड़ा ही सिस्टमेटिक है, क्रिश्चियनिटी थी, पोप था। हिंदुज्म ऐसा ऑर्गेनाइज रिलीजन कभी नहीं रहा।
और जहाँ पे ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं होगा वहाँ पे चीजें ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती हैं। संघ में ये बात हुई कि भाई संघ बनेगा, तो संघ में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये मुद्दा उठा। अगला पॉइंट, संघ का मतलब क्या? धार्मिक समुदाय। आज की भाषा में कहें धार्मिक अखाड़े, ये तो संघ है। तो क्या लिखा आपने? संघ का निर्माण किया गया। और बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने कहा कि संघ में प्रवेश के लिए, बुद्ध ने कहा कि संघ में प्रवेश के लिए वे स्वयं आम लोगों को दीक्षा प्रदान करेंगे। बुद्ध ने कहा कि संघ में प्रवेश के लिए वे स्वयं आम लोगों को दीक्षा प्रदान करेंगे। बुद्धा विल हिमसेल्फ इनिशिएट इनिशिएशन फॉर द पीपल इन ऑर्डर टू इंटरिंग इनटू संघ। एक इनिशिएशन, दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, दीक्षा का मतलब होता है किस तरीके से आपको संघ का सदस्य बनाया जाए। तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी पर्सन द मेंबर ऑफ संघ? बुद्धा हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए किसी समुदाय में आप जाना चाहते हैं, तो समुदाय का जो मठ का नेतृत्व करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कैसे आपको संघ में लिया जाए। अच्छा, ये बात मानव धर्मशास्त्र की तरह ही लगती है। बुद्ध ने कहा था कि अगर महिलाएं संघ में आ गई तो बुद्ध का संघ का विनाश जल्दी हो जाएगा। तो महिलाओं ने कहा, भाई देखो, महिलाओं के लिए कहीं जगह नहीं थी। इसका मतलब अगर महिलाएं संघ में नहीं आनी चाहिए तो महिलाएं फिर घर में ही होनी चाहिए। इट वॉज नॉट अ फेमिनिस्ट थॉट। तो अगर ये तो बात वही फिर धर्मशास्त्र वाली हो गई। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, दूसरा, परंतु जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ने लगा, परंतु जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ने लगा, बट ग्रेजुअली द साइज ऑफ संघ इंक्रीज मेनी फोल्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ संघ इंक्रीज मेनी फोल्ड। जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ने लगा, बुद्ध के बजाय वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा आम लोगों को दीक्षा दी जाने लगी। वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा, इवन सीनियर मॉन्क्स इनिशिएटेड द पीपल फॉर इंटरिंग इनटू संघ। जैसे जैसे संघ बढ़ने लगा, संघ में प्रवेश के लिए वरिष्ठ बौद्ध के द्वारा, वरिष्ठ भिक्षु के द्वारा, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उनको दीक्षा दी जाने लगी। इवन सीनियर मॉन्क्स इनिशिएटेड द पीपल फॉर एंटरिंग इनटू संघ। इसका मतलब है पहले काम कौन करता था? ये बुद्ध। बाद में उनके वरिष्ठ सहयोग करने लगे। अब लोगों ने इसको इस तरीके से देखा, इसका मतलब है जब बुद्ध लोगों को प्रशिक्षित करते थे तो राजतंत्र, जब कुछ लोगों ने प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, और जब सारा संघ ही काम करने लगा, देन इट बिकेम रिपब्लिक। लोगों का ये आधार दिखता है कि कैसे संघ डेमोक्रेटिक होता चला गया। यानी पहले संघ की शक्तियां एक व्यक्ति हाथ में थी, जब शक्तियां एक व्यक्ति हाथ में हुई तो कैसा होगा शासन? राजा का। शक्तियां कुछ लोगों में होंगी तो कुलीन, एरिस्टोक्रेसी। अगला पॉइंट, और संघ के विकास के अंतिम चरण में, आफ्टर द फाइनल स्टेज ऑफ संघ, संघ के विकास के अंतिम चरण में, इन द फाइनल स्टेज ऑफ संघ, संघ के द्वारा खुद ही, संघ के द्वारा खुद ही बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश दिया जाने लगा। इंटायर संघ डिसाइडेड फॉर द एंट्री इनटू द कम्युनिटी। संघ के द्वारा खुद ही प्रवेश दिया जाने लगा।
संघ के द्वारा खुद ही प्रवेश दिया जाने लगा, यानी संघ डिसाइड द एंट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर संघ के द्वारा खुद ही प्रवेश दिया जाने लगा, इसका क्या मतलब हो गया कि अब पूरा संघ डिसाइड करेगा किसमें कौन आएगा। और जब पूरा संघ डिसाइड करेगा तो लोगों ने इसको कैसे लिखित किया? अगला, इन्हीं आधारों पर यह कहा जाता है, ऑन दैट बेसिस, इन्हीं आधारों पर यह कहा जाता है कि संघ का स्वरूप पहले राजतंत्री था। इनिशियल फॉर्म ऑफ संघ वाज मोनार्की। संघ का स्वरूप पहले राजतंत्री था, बाद में यह कुलीन तंत्री हो गया। अर्लियर द नेचर ऑफ संघ वाज मोनार्किक, लेटर इट बिकेम एरिस्टोक्रेटिक। बाद में कुलीन तंत्र हो गया, एंड फाइनली इट बिकेम रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, और अंत में गणतांत्रिक हो गया। फाइनली इट बिकेम रिपब्लिकन। और आप जानते हैं गणतंत्र का सीधा सा मतलब क्या है? जहां सारी शक्तियां आम जनता के हाथों में आ जाए, दैट इज रिपब्लिक। तो आप ये पूछेंगे क्या बुद्धा ने खुद ऐसा कहा कि राजतंत्री? लोगों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। बुद्ध ने तो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ कहा ही नहीं। ही नेवर स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पूछते थे, लोग मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। पॉलिटिक्स तो भगवान के बारे में बहुत कम बोलते थे वो, बाकी सब दुख के बारे में बोलते थे। कोई भी कहे भगवान दुखी हूं मैं, उसी के समाधान वो करते थे। वो कहा भी करते थे। इसी के साथ हमारा भारतीय चिंतन का सेक्शन हमारा समाप्त हो गया। आपको पॉलिटी वाली बुक मिल गई है, तो इंग्लिश में जो है उनको हमने बता दिया था कि इंग्लिश वाली बुक पढ़ के आएंगे। और एक बार आप काम एक करिएगा, मैं सारा प्रश्न आपको एक बार आप काम करिएगा। पॉलिटी के सेक्शन में क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, ये काम जरूर करिएगा। अभी देखिए थिंकर में एक बात आपको याद दिला दें, पॉलिटी का सेक्शन जीएस वाला सेक्शन लगभग यही जैसा है, फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन आपको थिंकर वाला सेक्शन टेक्निकल भले लगे, लिखने में सबसे आसान यही होता है, क्योंकि एक बार समझ लिया और मूल मामला एप्लीकेशन में आता है। आईजीपी देखने में सरल लगता है, लिखने में कठिन है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर देखिएगा। पहले 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए। मेंस का पीटी का जो भी आप दोनों को देखिए, मेंस को देखिए पीटी को देखिए, तब सिलेबस लेके बैठिए। अब उसके बाद एक एक टॉपिक को तय करिए, तब तो आप ये समझ जाएंगे कहाँ से सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछा जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटी के पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सिलेबस बताएगा और क्वेश्चन पेपर हम नहीं बताएंगे। ये आप में तय होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी क्या होती है, आपको लगता होगा कि हमने तो यार। और कई बार प्रॉब्लम तब आती है जब लोग पॉलिटी पहले से पढ़ के आते हैं, तो यार हमने तो ऐसे पढ़ा था, सर तो ऐसे बता रहे हैं। आपने जो पढ़ा था ना आप तय करेंगे ना हम तय करेंगे, तय करेगा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। और पीटी में ध्यान से आप देखिएगा, एक एक सवाल पीटी का टॉपिक लेके बैठिए। आप देखिए कौन सा सवाल आया, किस नेचर का सवाल है। पहले तो आप सवाल का नेचर पहचानना सीखिए। पीटी में बात कर रहा हूँ, और पॉलिटी में आपको मैं बता दूंगा कि प्रश्न किस नेचर का होता है और कहाँ हम गलत डायरेक्शन पढ़ के अपने मामला उलझा लेते हैं। और किताब को अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको किताब अच्छी लगे तो दूसरे को जरूर बताइए। देखिए ये मेरा, आप देखिए हम क्या होता है, हम पूर्वाग्रह पे चलते हैं, किसी ने ये किताब बता दी, किसी ने किताब बता दी। मैंने कहा कोई किताब जो बताएगी उसको भी आप पढ़िए, तब इसको पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिए, प्रश्न का नेचर क्या आता है, जीएस का भी, पोल साइंस का। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप जीएस के भी सारे प्रश्न देख सकते हैं। पेपर सेकंड लेके बैठिए जीएस का, पॉलिटी का, पोल साइंस का लेके बैठिए, जीएस का सिलेबस लिखिए, पोल साइंस वाला सिलेबस लिखिए, एक एक सिलेबस के एक एक पार्ट करिए। और फिर उसके बाद देखिए प्रश्न कहाँ से आता है। पढ़ने का तरीका हमेशा सही रहेगा, पहले सिलेबस देख के आइए, क्वेश्चन पेपर देख कर आइए। आपको याद होना चाहिए, अच्छा इस टॉपिक से सवाल है, इस टॉपिक से सवाल है।
उसके बाद पढ़ने के बाद ये लग जाए यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ सवाल पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ा प्रोफेशनल किस्म का एग्जाम होता है। वो ध्यान से अब देखिए, जब हम एग्जाम पास करते हैं तो 100 सवाल करना जरूरी होता है या 55-60 पे सिलेक्शन हो जाता है? मैक्सिमम 55 सवाल है। 45 सवाल हमें गलत करने की अपेक्षा है, छोड़ने की अपेक्षा है। याद रखिए, इसलिए छोड़ना सीखिए। कितना पढ़ना है ये है हमारा सीमा। और आप पूछेंगे सर अगर यहाँ सवाल आ गया तो क्या करूंगा? मैं को छोड़ दीजिएगा। यकीन मानिए जहां से मैं बता दूंगा उसके बाहर सवाल नहीं आएगा। फिर भी अगर एक्सेप्शनल में सवाल आ गया मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा बना लीजिए, इसके आगे नहीं बढ़ना है। एग्जाम आप पास कर जाएंगे। बस सिलेबस तो आप देखिए, सिलेबस देखते ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बात है, पॉलिटी में बड़ा दिलचस्प है, हम सवाल कैसे पूछते हैं? मजा आ रहा है यार, सब ये डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में आए ना आए उससे मतलब नहीं। हम क्या करेंगे? डिस्कशन। डिस्कशन क्यों? मजा आ रहा है। ये सब गलतियां मत करिए। हम कोई भी चीज बिला वजह की नहीं पढ़ेंगे, हमें कितना भी मजा आता क्यों हो, और हर चीज वजह की बात पढ़ेंगे, मजा आए या ना आए। हम ये कोशिश करेंगे हर चीज में मजा ले लें, हर चीज मजा ले, हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन बिला वजह की चीज में नहीं। इसलिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उस बात को ध्यान रखिए। अब एक बार 2 बार 2-4 घंटे, और ये काम 1 हफ्ते आप करिए। सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर आप तय करेंगे। तब आप हमारी बात को शायद समझ जाएंगे। कहाँ तब आप खुद करेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में लोग जाते हैं और टेस्ट सीरीज दे के आते हैं एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं सर ये सर बहुत गलत हो गया। हमने कहा आपको ये पता है कि जो टेस्ट सीरीज में सवाल पूछा गया वो आएगा नहीं आएगा? जिस दिन आपको ये सेंस आ जाए, एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन तक आपको ऐसा लगे कि हर चीज महत्वपूर्ण है, तब गलत दिशा में है। अगर आपको लग जाए कि हर चीज महत्वपूर्ण है, अच्छा मार्केटिंग करने आप जाते हैं, आप कंफ्यूज मार्केटिंग करने वाले हैं, अच्छे मार्केटिंग करने वाले हैं? कई लोग कंफ्यूज होते, 4 घंटे ये भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा, फिर लिया क्या? उनका कुछ पसंद नहीं आया यार, अजीब सी बात नहीं है। और कुछ लोग जाते हैं 5, उनको पता है प्रायोरिटी क्या है, कहां से लेना है, उठाया लेके चल दिया। इसलिए याद रखिए, प्रायोरिटी तय रखिए। हमने फिर कहा, अगर हर सेक्शन में हर चीज आपको बराबर की महत्व लग रही है, अगर अपने पेपर देख के ये नहीं समझ पाए कि पेपर पूछा जाएगा नहीं, बिना वजह नर्वस सिस्टम बढ़ा रहे यार मैं हल नहीं कर पाया, अरे ये तो देख लो ये पूछा जा सकता है या नहीं है। और एक बात याद रखिए, सिलेक्ट कैंडिडेट और न सिलेक्ट में ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप कहेंगे अच्छा ये कहेगा, नहीं नहीं यार ये नहीं आएगा, इसको हटाओ। ये सेंस आप में डेवलप कब होगा? सिलेबस क्वेश्चन पेपर देख के 1 बार 2 बार 3 बार, बार 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 देखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तक मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि थिंकर वाले में सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है। थिंकर एक शब्द है, उसी का हमने विस्तार कर दिया, वो तो हमने एक डायमेंशन का विस्तार कर दिया, तो सिलेबस आपको देखने का विषय, क्योंकि वहां सिलेबस देख के क्या पाती है आप? एक हॉब्स लिखा है, तो हॉब्स के कितने डायमेंशन सवाल है मैंने बता दिए, लेकिन उसके बाद सिलेबस देखने का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कुछ आपके सवाल है तो एक बात मेरी रिक्वेस्ट आप ध्यान से रखिएगा, 1 हफ्ते तक सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, जब तक ये सेंस डेवलप ना हो जाए तब तक देखते रहिए, तब तक देखिए। सवाल किसी ने तो क्या पूछा है? और हाँ, पॉलिटी की किताब आप पढ़ के आइएगा जैसे, और हम कोशिश करेंगे बिल्कुल पहले, जैसे प्रस्तावना पढ़ लिया, फंडामेंटल पढ़ लिया, डीपीएससी पढ़ लिया, ये 2-3 चैप्टर पहले का पढ़ के आइए। अच्छा, किसी ने कहा कि आई कार्ड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेंशन नहीं है। अरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आई कार्ड में मेंशन ना हो इसका क्या मतलब होता है? अब आपकी बात तो ऐसी है दोस्तों, एक बस स्टैंड पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने कहा चलो जलंधर चलो जलंधर, तो यात्री बड़ा होशियार था, उसने कहा तैने अमृतसर की तख्ती लगा रखी है, कह रहा चलो जलंधर चलो जलंधर। बस कंडक्टर ने कहा तैने बस में बैठना है तख्ती पर बैठना है? आई कार्ड से पढ़ना है हमसे पढ़ना है? अरे यार,
आई कार्ड, अब देखिए बिना वजह की बेचैनी, बताइए क्या करें। और नहीं, अर्थशास्त्र में राजा के व्यक्ति के बारे में कुछ धर्मशास्त्र में कहा ही नहीं गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा अच्छा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्ध चरित्र में कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं। नहीं, हमने कहा कि इंग्लिश मीडियम वालों का सारा नोट्स मिल जाएगा और बुक भी ट्रांसलेट होके मिल जाएगी, चिंता मत करिए, बहुत ही जल्दी। बाकी कल सवाल था जी, क्या? हाँ, कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल क्या है क्या? टीचर्स डे कोई डे होता है, कल क्लास करो।